हेलो दोस्तों, आपके फर्स्ट पेपर बच्चे और बचपन का छठा यूनिट इस वीडियो में पढ़ेंगे। समाजीकरण इसका नाम है। समाजीकरण की प्रक्रियाएं, संस्थाएं, जेंडर, अस्मिता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनका जो बाल प्रताड़ना उन पर होती है, चाइल्ड अब्यूज होता है, तो उससे कैसे बचना है, क्या सारी बातें। तो वो समाजीकरण को लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। छठे यूनिट में हम बात करने वाले हैं, डिटेल से सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले समाजीकरण होता क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो समाजीकरण से आपको तात्पर्य ये समझना है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य, एक्टिव मेंबर बनता है। तो उसे क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। कि समाज के अनुसार अपने आप को, खुद को वो समाज के अनुसार ढाल लेता है, तो वो रहता है। बात यहाँ पर समाजीकरण को लेकर के। मुख्य विशेषताओं को लेकर के बात करें तो यह आजीवन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन समाज के तौर तरीके सीखता रहता है और उनमें इंप्रूवमेंट करता रहता है। कुछ जो कुप्रथाएं चली हुई आ रही है तो उनमें अपनी समझ बूझ से सुधार करता रहता है। तो ये सारी बातें हैं जो बेसिक हम जानते समझते हैं। इसके द्वारा बच्चा समाज के नियमों और परंपराओं को सीखता है। ये विशेषताएं ध्यान रखनी है। बच्चा बच्चा क्या क्या सीखता है, देखिए। सामंजस्य बिठाता है, सामाजिक भूमिकाएं और लोकाचार क्या करते हैं, इनमें सामंजस्य और परंपराएं वह व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है और व्यक्ति वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करके सीखता है, समाज के तौर तरीके सीखता है। समाजीकरण सिर्फ एक सीखना नहीं है, बल्कि समाज के मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालना है। ये सारी बातें समाजीकरण के बारे में ध्यान रखेंगे। अब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। आक्रामकता, अपने अधिकारों के लिए सही तरीके से आवाज़ उठाना सकारात्मक रूप में। तो ये क्या रहेगा बात यहाँ पे कि आपके अधिकारों का अगर दमन हो रहा है तो आप जागरूक एक नागरिक होंगे तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे, और सकारात्मक आवाज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। बात करें सहयोग को लेकर के, तो एक दूसरे की मदद करके समाज में प्रतिष्ठा बनाना। तो समाज का मीनिंग ही ये रहता है कि हम सब मिलजुल करके एक परिवार की तरह रहते हैं और हर संकट की घड़ी में साथ में खड़े रहते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। स्वस्थ स्पर्धा भी रहती है, बिना ईर्ष्या के आगे बढ़ना, जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका रहती है कि वह अपने समाज के तौर तरीके सिखाते हुए कुछ जो कुप्रथाएं रही है तो उनको हटाने के उपाय वगैरह बता करके उनको उनके समाधान के बारे में बात करें। कोई कमज़ोर स्थिति में है तो उसकी स्थिति सुधारने के लिए उसको सुझाव दे, पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको सही गाइडेंस दे। तो ये सारी बातें रहती है कि जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका रहती है, बिना ईर्ष्या के आगे बढ़ाना, उसको स्वस्थ स्पर्धा में डालना। लालन पालन, तो शिशु की प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि यह व्यक्तित्व की नींव रहती है। लालन पालन में सही योगदान, सहकारिता, परिवार से मिलजुल करके रहना सीखना, सहानुभूति, प्यार और दुलार से विकास, प्रताड़ना से अवरोध। तो बिना किसी प्रताड़ना के प्यार प्रेम से, प्यार और दुलार से विकास करना बच्चे का। तो ये क्या रहते हैं, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक। हमने शुरू में देखा था समाजीकरण की मुख्य संस्थाओं के बारे में भी पॉइंट था, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समाजीकरण की मुख्य संस्थाओं के बारे में। पहली संस्था है परिवार। प्रथम पाठशाला कहेंगे, माता पिता के सामंजस्य से भावी जीवन की नींव विकसित होती है बच्चे की। दूसरी संस्था है विद्यालय। बाहरी समाज से पहला परिचय होता है, संगी साथियों के साथ में सामूहिक जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स सीखता है, शिक्षक द्वारा चरित्र का निर्माण किया जाता है। तो ये दूसरी दूसरी संस्था हो गई। तीसरी संस्था है समुदाय और मित्र मंडली। प्रथाओं, रीति रिवाजों का अनुभव, खेल के नियम, सहयोग, नेतृत्व का विकास। तो लीडरशिप वाले गुण यहाँ पर तीसरी संस्था से आएंगे। चौथी संस्था है मीडिया। टीवी और इंटरनेट का व्यापक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ते हैं। जैसे हम किसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, तो उसके बारे में हम पॉजिटिव बात करेंगे। नहीं आ रही है या उसके खिलाफ कुछ भी अगर षड्यंत्र रचे जा रहे हों, कोई भी अलग कोई गलत बातें हों, तो फिर हम उसके बारे में बात करें। तो सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों को आप फॉलो करते होंगे, जिनमें काफ़ी लोग आपके लिए पॉजिटिव बात करते होंगे, आपके लिए सही गाइडेंस के बारे में बात करते होंगे, तो आपने उनको फॉलो कर रखा होगा। जैसे कि अपना चैनल, तो बीएसटीसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, हर एक आपके डाउट को लेकर के बात करते हैं। तो आपने अपना चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रखा है। अगर दूसरे ओर हम नेगेटिव बात करते रहते हैं, हर एक पॉइंट पर नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो आप हमें फॉलो नहीं करते। तो सोशल मीडिया भी एक अहम रोल अदा करता है, मुख्य संस्थान में आएगा। तो ये चार संस्थाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन को लेकर के। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों और भावों का आदान प्रदान, शाब्दिक और अशाब्दिक, तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया की हम बात करें तो सोशल जो इंटरेक्शन है ये दो दो स्तर पर रहता है। एक तो सूक्ष्म अंतःक्रिया, एक वृहद अंतःक्रिया। जो माइक्रो इंटरेक्शन होता है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सीमित रहता है, पर्सन टू पर्सन। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि व्यक्तिगत संबंधों से सामाजिक गुणों को ग्रहण करना। दूसरा है वृहद अंतःक्रिया,
जो मैक्रो इंटरेक्शन है इसका दायरा समुदाय, राष्ट्र, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत रहता है, लार्ज स्केल पर ही इसका दायरा रहता है। और प्रभाव की हम बात करें तो अन्य संस्कृतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आचार विचार को आत्मसात करने जैसे प्रभाव इससे पड़ते हैं। तो इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक अपना जेंडर और समाजीकरण को लेकर के। तो जेंडर के बारे में अच्छे प्रकार से भली-भांति समझते हैं कि लड़का लड़की में किस प्रकार से भेदभाव होते हैं। अपने समाज में लड़के को ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं और लड़की को घर के काम सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पढ़ने लिखाने के कम ही रुचि रखते हैं लड़की के लिए। तो वो जेंडर और समाजीकरण में विभेद को लेकर के भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। जैविक प्रभावों को लेकर के पहला बिंदु, जिसमें गुणसूत्रों को लेकर के तो 23 गुणसूत्र हैं। तो महिलाओं में XX, पुरुषों में XY, ये सब बातें हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जेंडर क्या है इसको लेकर के बात करें, जेंडर एक सामाजिक आयाम है, सोशल डायमेंशन, जिसमें स्त्री और पुरुष होने की पहचान तय करता है। और सामाजिक प्रभाव इससे क्या पड़ता है, तो माता पिता और समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं। तो लड़का अगर पैदा हुआ है तो उसके लिए अलग भूमिकाएं रहेंगी, उसके अलग खेलने के तरीके रहेंगे, उसके रहन सहन के अलग तरीके। लड़की पैदा हुई है तो फिर उसके रहन सहन के अलग तरीके हैं, उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो लड़का अगर हुआ है तो वो शक्तिशाली, कमाऊ, व्यवहारिक माना जाता है। और अगर लड़की पैदा हुई है तो कमज़ोर, सहनशील, पराधीन, दूसरे पर निर्भर, मतलब परिवार पर निर्भर। लड़का है तो वो शक्तिशाली है और कमाऊ है, उसको कमाना है, तो वैसा ही उसका व्यवहार और वैसा ही उसका पालन पोषण किया जाता है। तो वो अपने समाज में अभी भी जेंडर और सामाजिकरण है। इसके बाद में बात करें, जेंडर सामाजिक है जबकि लिंग जो है ये जैविक है। ये बातें हो गई। और इसके बाद में जेंडर विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव को लेकर के, कोग्निटिव इम्पैक्ट को लेकर के हम बात करते हैं। तो इससे संबंधित कोहलबर्ग ने जेंडर विकास के 3 स्तर बताए हैं। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है जेंडर की पहचान। बच्चा स्वयं दूसरों को लड़का या फिर लड़की पहचानता है, सुनकर के यह पहचान अभी स्थायी नहीं है। पहला स्तर में जेंडर की पहचान। दूसरे स्तर में जेंडर स्थिरता। तो बच्चा समझता है कि जेंडर स्थायी है। उदाहरण के लिए लड़के बड़े होकर के पिता बनेंगे, लड़कियां माँ बनेंगी, तो ये जेंडर स्थिरता आ गई। तीसरा स्तर आता है जेंडर स्थायित्व का, जिसमें बच्चा समझ जाता है कि जेंडर एक जैविक कारक है, कपड़े बदलने या खेल बदलने से जेंडर नहीं बदलता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना होता है। तो कोहलबर्ग के 3 स्तर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अस्मिता को लेकर के हम बात करें तो अस्मिता क्या है? वह विशिष्ट लक्षण जो समाज में व्यक्ति समूह की स्थिति और पहचान का निर्माण करता है। तो समाज की स्थिति, समाज में व्यक्ति की स्थिति या समूह की स्थिति को और उसकी पहचान का निर्माण करता है। तो वो क्या कहलाएगा? एक स्पेसिफिक ट्रेट, विशिष्ट लक्षण, अस्मिता कहलाएगा। इसके बाद में बात करें अस्मिता के डायमेंशंस को, तो इसका जो क्षेत्र है ये जन्म का परिवेश, जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, बिहारी, तो उधर की भाषा बोलेगा, उधर का ही उसका रहन सहन पहनावा होगा। धर्म की बात करें तो अलग अलग रिलीजन में पैदा हुआ है तो जन्म के बाद अपनाए गए धार्मिक मूल्य और आदर्श, तो अपने धर्म का आदर्श अपने धर्म को अपनाएगा। जाति की बात करें तो रीति रिवाज, मान्यताएं, जैसे मीणा, शर्मा, यादव, तो अलग अलग कैटेगरी में है तो उनका ध्यान रखेगा। लिंग की हम बात करें तो समाज में महिला पुरुष की क्षमताओं के आधार पर उसकी भूमिकाएं, तो अस्मिता में इस प्रकार से बट जाया करते हैं। अस्मिता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं है, यह है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ये सब अपने टॉपिक्स हो गए। इसके बाद में एक टॉपिक विशेष योग्यता वाले बच्चों को लेकर के भी आता है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, CWSN कैटेगरी। आपने जब BSTC फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म भरा है तो वहाँ पर भी एक कॉलम आपको इसमें यस और नो करने वाला था, तो वो विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए था। इनकी पहचान, तो वे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मतलब किसी भी प्रकार की एक उनकी कोई डिसेबिलिटी होती है। दैनिक चुनौतियाँ उनको क्या आती है, तो महानगरों की व्यस्त जिंदगी में गंतव्य तक पहुँचना, तो अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उनमें आने जाने में उनको दिक्कतें, बिना आँखों या पैरों के सामान्य गतिविधियों में भारी उनको संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ता है। समाज और सरकार की भूमिकाएं, हर बजट में इनकी समस्याओं पर विशेष विचार होना चाहिए, स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए, नौकरियों में इनको आरक्षण, रिजर्वेशन अलग से मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो सरकार और समाज को सोचना चाहिए इनके बारे में। सहानुभूति नहीं बल्कि सशक्तिकरण, सहानुभूति नहीं बल्कि सशक्तिकरण की ओर इनको समान अवसर की आवश्यकता है। ये सारी बातें आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और हम जब वन शॉट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, नोट्स वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, तो और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बाल प्रताड़ना को लेकर के भी एक टॉपिक आता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, उसको लेकर के भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है सारी बातों को। बाल प्रताड़ना क्या है कि बच्चे को दिए जाने वाला शारीरिक, फिजिकल या फिर मानसिक या फिर भावनात्मक दंड, किसी भी प्रकार का दंड, तो वो रहेगा यहाँ पे बाल प्रताड़ना में। बाल प्रताड़ना के रूप को लेकर के हम बात करें तो शारीरिक में चपत लगा देना, तो थप्पड़
चाटा मार देना, उठक-बैठक कराना बच्चे से, बाहर खड़ा कर देना। कई सारे वीडियो आप वायरल होते देखते हैं, तो कोई टीचर बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल निकाल देते हैं। तो इस प्रकार के अभी तो काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं। पहले बच्चे को स्कूल में भी मारा-पीटा जाता था, बट अभी कंप्लीटली सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं कि आप शिक्षक एज़ ए शिक्षक बच्चे को डाँट-फटकार नहीं सकते हैं। उसको प्यार से समझाना है, नहीं समझ रहा है, फिर से प्यार से समझाना है, दोबारा समझाना है, 3 बार समझाना है, 4 बार समझाना है, चाहे जितनी बार समझाना पड़े, बट आप उसको डाँट नहीं सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मानसिक तौर पर बात-बात पर डाँटना, जबरन स्कूल भेजना, रोका-टोकी करना, तो ऐसी सारी चीज़ें भी प्रताड़ना के रूप में आती हैं। बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पढ़ने और खेलने की इच्छा समाप्त हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चा गुमसुम, विथड्रॉन और एकांत प्रिय हो जाता है और उसके विकास में गंभीर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे बच्चे पर प्रभाव भी पड़ते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ करके बातें लिख सकते हैं अगर प्रश्न बड़ा आता है, निबंधात्मक आता है। इसके बाद में बात करें हिंसा व नशाखोरी के कारणों को लेकर के भी एक छोटा टॉपिक यहाँ पर रहता है। विपरीत परिस्थितियों, निर्धनता, अशिक्षा, बड़ा परिवार और माता-पिता द्वारा परित्याग कर देने से अहिंसा या नशाखोरी में लिप्त हो जाता है बच्चा। पारिवारिक कलह, माता-पिता का झगड़ना, शराब पी कर के मारपीट करना जैसे भी ये सारे काम हैं। ध्यान का अभाव, अति व्यस्तता के कारण बच्चे का समय और लाड-प्यार न मिल पाना बच्चे को, तो और मित्रों का प्रभाव, उपेक्षित होने पर गलत संगत में जाना जहाँ सहानुभूति मिलती हो। इसका परिणाम क्या रहेगा? बच्चे उग्र हो जाएँगे और बदले की भावना से हिंसा या नशाखोरी के शिकार हो जाएँगे। तो ऐसी सारी तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है कि निर्धनता, अशिक्षा, परित्याग या उपेक्षा आदि सारे कामों के चलते बच्चा उग्रता में पनपेगा, हिंसा की भावनाएँ उसमें पनपेगी, नशाखोरी उसमें पनपेगी। तो इस डायग्राम से भी आप थोड़ी अच्छे से बातें सारी समझ सकते हैं। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके इस छठे यूनिट के लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सामाजिकरण की हम बात करें तो समाज का क्रियाशील सदस्य बनने के लिए आजीवन सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। समाज के तौर तरीके, रीति रिवाज हम सीखते रहते हैं। इसमें संस्थाओं को लेकर के बात करते हैं तो 4 संस्थाएँ रहती हैं। परिवार इसका प्राथमिक रहता है, फिर विद्यालय, मित्र मंडली और फिर मीडिया। तो ये 4 संस्थाएँ इसकी रहती है। जेंडर को लेकर के एक टॉपिक था अपना, जिसमें एक सामाजिक आयाम, कोलबर्ग ने इसके 3 स्तर बताए हैं: पहचान, स्थिरता और स्थायित्व। इसके बाद में अस्मिता को लेकर के बात करें तो बहुआयामी क्षेत्र रहता है। क्षेत्र, धर्म, जाति, लिंग पर आधारित होता है। तो अस्मिता क्या है? बहुआयामी है। अंतःक्रिया को लेकर के हम बात करें तो सूक्ष्म या व्यक्तिगत और वृहद या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये अंतःक्रिया होती है। उसके बाद में समस्याओं को लेकर के हम बात करें तो हमने बात की थी बाल प्रताड़ना को लेकर के और उपेक्षा को लेकर के, हिंसा और नशाखोरी को लेकर के। तो ऐसे सारे तमाम टॉपिक्स पर हमने इस छठे यूनिट में डिस्कशन किया है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस यूनिट से कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो एक तो संप्रेषण की परिभाषा दीजिए, जेंडर विकास में जैविक प्रभाव क्या है उस बारे में बताइए कि जो गुणसूत्र हैं उनके बारे में, और समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की भूमिका, सूक्ष्म और वृहद सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, इनमें अंतर बताइए। निबंधात्मक प्रश्नों में आ सकता है प्रश्न की समाजीकरण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। कोहलबर्ग के जेंडर विकास के 3 स्तरों को समझाइए। बच्चे हिंसा और नशाखोरी की ओर क्यों प्रवृत्त होते हैं उसके कारणों को स्पष्ट करिए। तो ऐसे तमाम सवाल आपको इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, जिनको आप ज़रूर से ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। बाकी आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको इस फर्स्ट पेपर के सभी बाकी यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जिनसे कि आप अपने फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार कर पाएंगे और बाकी पेपर्स भी इसी प्रकार से कम समय में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें और प्लेलिस्ट ऑप्शन पर ही आपको एक मॉडल पेपर वाला सेक्शन भी दिखेगा, जहाँ से आप जो मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाए गए हैं उनको भी आप अच्छे से समझें, देखें और उन सारे प्रश्नों को भी ज़रूर से तैयार कर लें। तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज था कि भैया क्या हम इनसे नोट्स बना लें, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप रीट पात्रता की तैयारियों के बाद में आपके पास में सफिशिएंट टाइम बच पाता है तो आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपनी क्लासेस को देखते चलें, टाइम रहता है तो इनको और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें। फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम में अपनी वन शॉट क्लासेस रहेंगी, जो नोट आपके लिए तैयार किए गए हैं। अभी इंग्लिश वाले नोट्स को मैंने अपडेट कर दिया गया है। जिनको भी नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, मात्र 60 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग इंग्लिश, गणित, सारे 10 सब्जेक्ट के आपको
कंप्लीट नोट्स, उनके साथ में मॉडल पेपर पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी और उन सब की क्लासेस जो हैं वो अपन एग्जाम टाइम में डिस्कस करेंगे वन शॉट क्लासेस में, ताकि आप अभी यूनिट वाइज अच्छा माइंड मैपिंग कर लें, सिलेबस को समझ लें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम में हम रिविजन सेशन रखेंगे, जिनसे कि आप बहुत कम टाइम में अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अच्छे से एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है अगर टाइम रहता है तो। बाकी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है कि आपको क्लासेस को देखते हुए चलना है, फिर एग्जाम टाइम में और अच्छे से रिविजन कर लेंगे नोट्स वीडियोस के माध्यम से, तो आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाने वाली है, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके 7वीं यूनिट के साथ।